Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India and Australia agreeing to elevate their trade relations to CECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज से मुलाकात की ऑन द साइड लाइन्स ऑफ G20 लीडर्स समिट इन ब्राज़ील, और वहाँ पे दोनों नेताओं ने मिलकर के फैसला किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मौजूदा इकोनॉमिक रिलेशन है, इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन है, जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, उसको फर्दर एलिवेट करके, फर्दर उसको डीपर बना करके अब उसको ले जाया जाएगा टू द लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो देखिए, पहले ये बात आप समझ लीजिए कि दो देश की सरकारें मिल करके आपस में बेसिक ट्रेड रिलेटेड फ्रेमवर्क तय कर लेती हैं कि हमारे देशों के बीच में जब भी ट्रेड होगा बिटवीन कंपनीज, तो किन किन नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, कितना टैरिफ रेट्स लगेगा, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और भी बाकी ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स सरकारें तय कर लेती हैं। और वो जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है, फिर वो एक गाइडलाइन की तरह, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है फॉर द प्राइवेट कंपनीज व्हेन दे कंडक्ट ट्रेड। तो ट्रेड के नियम सरकारें तय कर लेती हैं आपस में, और बाद में फिर उन्हीं नियमों के हिसाब से कंपनियां ट्रेड करती हैं दो देशों के बीच में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलरेडी आपस में ट्रेड संबंधित एक बेसिक फ्रेमवर्क डिफाइन किया हुआ था। साल 2022 में इसको अडॉप्ट किया गया था, और इस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, शॉर्ट में कहें तो ECTA। और ECTA के फाइनलाइज होने के बाद दोनों देशों के बीच में ट्रेड लगभग 40% तक बढ़ गया इन लास्ट 2 ईयर्स। अब इस मौजूदा मीटिंग के बाद दोनों देश के जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, इन्होंने फैसला किया है कि ECTA को फर्दर अपग्रेड किया जाएगा टू द लेवल ऑफ CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इससे उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं ECTA क्या है, और फिर उसको जब CECA तक अपग्रेड किया जाएगा तो उससे क्या फ़ायदे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन 2022 बिटवीन द टू साइड्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये एक एंटरिम ट्रेड पैक्ट था, मतलब इमीडिएट। जैसे मान लीजिए कि आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, मोटी मोटी बाकी डिटेल की बातचीत होती रहेंगी बाद में, पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे एग्री करके काम शुरू किया जाए। वैसा ही कह लीजिए आप, ये जो ECTA है, इसको आप कहा गया एंटरिम ट्रेड पैक्ट, यहाँ पे दोनों देशों ने पहले मिलकर के कुछ बेसिक फ्रेमवर्क तय कर लिए विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड लिबरलाइजेशन, कि इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोनों देशों के बीच में ट्रेड को लिबरल तरीके से किया जाए। टैरिफ रेट्स, बेसिकली जब ट्रेड लिबरल तरीके से करने की बात होती है तो उसमें मेन फोकस रहता है टैरिफ रेट्स को रिड्यूस करने पे। टैरिफ रेट्स मतलब दोनों देश दूसरे देश से आने वाले जो इंपोर्ट हैं उस पे इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा घटाएं। तो ECTA was finalized, that was an interim trade pact which was adopted in order to swiftly liberalize the trade between the two sides. इसका फायदा भी हुआ, इमीडिएट बेनिफिट भी हुआ, टैरिफ रिडक्शंस हुए। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में जाने वाले भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें लगभग 96.4% एक्सपोर्ट्स बाई वैल्यू हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल वैल्यू 96.4% जो एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उस पे अब ऑस्ट्रेलिया 0% ड्यूटी चार्ज करता है, इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करता है एज ए रिजल्ट ऑफ ECTA। और नतीजा ये है कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुआ। मैंने आपको बताया 40% तक इंक्रीज हुआ इन लास्ट 2 ईयर्स। इसके अलावा ECTA में गुड्स के बीच में ट्रेड के अलावा सर्विसेज को लेकर के भी ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात की गई। तो ECTA वाज अ बेसिक फ्रेमवर्क दैट एम्ड एट लिबरलाइजिंग ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज।
और अब दोनों देश मैंने मिल करके फैसला किया है, उनके टॉप मोस्ट लीडर्स ने मिल करके फैसला किया है कि नाउ ईसीटीए विल बी अपग्रेडेड टू सीईसीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, विच वुड बी डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द टू साइड्स। तो अगर अलग अलग लेवल के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात की जाए तो जो सबसे बेसिक लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। उससे जो हाइयर लेवल का ट्रेड इंटीग्रेशन होता है बिटवीन द टू साइड्स, उसको कहा जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उससे भी ज़्यादा हाइयर होता है, उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट से भी ज़्यादा डीपर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, उनको नाम दिया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट इकोनॉमिक यूनियन, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बाकी मैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में तो रिवाइज कराऊंगा ही आपको। तो आज का डिस्कशन हम लोग सीईसीए और ईसीटीए और सीईपीए के बीच में ही रखते हैं, इन तीनों के बीच में रखते हैं। तो जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हुआ था, वो एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जिसको नाम दिया गया ईसीटीए। तो आप कह सकते हैं कि द ईसीटीए finalized between India and Australia in 2022 was a basic type of free trade agreement. Now the two sides are looking forward to upgrade it to the level of CECA. CECA से भी हायर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आज का डिस्कशन इन तीन तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स पे रखेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड करते हैं दो कंट्रीज, जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की बात की जाती है। एंड द ईसीटीए साइन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन 2022 इज अ बेसिक टाइप ऑफ एफटीए। आई होप अभी तक क्लैरिटी है, बस नाम से मत घबराना। ये जो ईसीटीए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने डिसाइड किया साल 2022 में, जिसकी मदद से काफ़ी हद तक ट्रेड बूस्ट हुआ दोनों देशों के बीच में, दैट वाज ए टाइप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इसको अपग्रेड किया जाएगा टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये एक ब्रॉडर तरीके का अग्रीमेंट है, इकोनॉमिक अग्रीमेंट है, आज कंपेयर टू एफटीए, जिसका एक एग्जाम्पल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फाइनलाइज किया गया था, उसका एक एग्जाम्पल है ईसीटीए। तो आई जस्ट होप कि देयर इज नो कन्फ्यूजन कि सर ये ईसीटीए भी आप बोल रहे हो, एफटीए भी बोल रहे हो। ईसीटीए इज ए टाइप ऑफ एफटीए ओनली, राइट। इससे हाइयर लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन सीईसीए अब दोनों देश फाइनलाइज करेंगे। सीईसीए में क्या होगा, ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लिबरलाइजेशन भी होगा। तो सीईसीए में इन्वेस्टमेंट भी प्रमोट होता है, जैसे भारत के इन्वेस्टर्स चाहें तो ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के इन्वेस्टर्स चाहें तो बड़े लिबरलाइज तरीके से भारत में अब इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ CECA will provide more scope for economic integration between the two countries as compared to the earlier provision of ECTA, which was a basic type of FTA. अब चूंकि बात चली रही है CECA की, तो लेट अस ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CECA एंड CEPA। अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में CEPA की बात नहीं हो रही, सिर्फ CECA की बात हो रही है। पर देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन CECA एंड CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज इवन ब्रॉडर in scope as compared to comprehensive economic cooperation agreement. For example, there is focus on trade in goods, services and investment in CECA, जबकि FTA में there is focus on trade in goods as services. CECA में focus is on trade in goods, services as well as investment. But CEPA will include, apart from trade in goods, services and investment, it also includes intellectual property rights issues. जैसे दोनों देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नॉर्म्स को एक साथ अलाइन कर लेंगे। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज जो होते हैं वो दो देशों के बीच में ट्रेड के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ माइंड। जैसे कोई टेक्नोलॉजी बनाई गई तो वो टेक्नोलॉजी इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी,
कहीं कोई लिटरेरी वर्क लिखा गया, जैसे कोई बुक लिखी गई, कोई सॉन्ग लिखा गया, तो दैट इज क्रिएशन ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी इज गिवन प्रोटेक्शन अंडर पेटेंट राइट एंड लिटरेरी वर्क्स आर गिवन प्रोटेक्शन अंडर कॉपी राइट्स। क्योंकि अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो फिर कोई भी उसको कॉपी कर लेगा। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में बना हुआ एक कोई भी मोबाइल फ़ोन, मान लीजिए, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा बनाता नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ मोबाइल फ़ोन भारत आता है और उसकी टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टेड अगर नहीं है अंडर पेटेंट, तो फिर भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स उसको कॉपी कर लेंगे और सस्ता वर्जन भारत में बेचेंगे, तो उस ऑस्ट्रेलियन कंपनी को नुकसान होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए पेटेंट राइट्स या इस तरीके के बाकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उनका प्रोटेक्शन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है एज फार एज ट्रेड बिटवीन टू साइड्स आर कंसर्न्ड। तो दो देश जब आपस में ट्रेड को प्रमोट करना चाहते हैं तो अपार्ट फ्रॉम साइनिंग टैरिफ रेट्स लिबरलाइजेशन फॉर गुड्स एज वेल एज सर्विसेज जो एफटीए में किया जाता है, दोनों देश इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट तक वो बात लेकर के जा रहे हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सीईसीए। और फिर इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अलाइनिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉर्म्स ऑल्सो, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के इशूज जो हैं वो ट्रेड में ऑब्स्ट्रक्शन ना बने। साथ ही साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डेवलप करने की बात कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के प्रोडक्ट, जैसे भारत के प्रोडक्ट्स ऑस्ट्रेलिया के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे लिंक हो पाएँ, वहाँ पे रजिस्टर हो पाएँ। ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स भारत के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिस्ट हो पाएँ। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कि भारत सरकार को अगर कोई चीज़ अपने लिए प्रोक्योर करना है तो ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर पाए, ऑस्ट्रेलियन सरकार को प्रोक्योर करना है तो भारत के प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर पाए। इन सब जब लेवल तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पहुंच जाता है, इसके लिए जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क साइन होता है उसको कहा जाता है सीईपीए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो आप कह सकते हैं कि एफटीए, जिसका एग्जांपल है ईसीटीए बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, उससे हायर वर्जन है सीईसीए। यहाँ पे लिबरलाइज तरीके से ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहता है। सीईपीए में ट्रेड इन गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अलाइनमेंट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, इन सब चीज़ों पे फोकस रहता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जिन देशों के साथ भी सीईपीए एग्रीमेंट साइन हुआ, समझ लीजिए कि उसके साथ भारत कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया एंड जापान हैव साइंड सीईपीए एग्रीमेंट इन 2011। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भारत के एफटीए, सीईसीए और सीईपीए साइंड सो फार। तो भारत का वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था श्रीलंका के साथ इन द ईयर 2000, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। उसके अलावा साउथ एशियन कंट्रीज के साथ एट सार्क प्लेटफॉर्म एक फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करने की कोशिश की गई। वैसे वो ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट एक फ्री ट्रेड एरिया बनाने की कोशिश की गई जिसको नाम दिया गया साफ्टा। जैसे आसियान कंट्रीज, 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने आपस में मिल करके एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया है, वैसे ही साउथ एशियन कंट्रीज ने फैसला किया कि वो मिल करके आपस में एक फ्री ट्रेड एरिया बनाएंगे along the SAARC nations. But it got effective in 2006, but till now it is not very fruitful. भारत और नेपाल के बीच में, उसके अलावा भूटान, थाईलैंड के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इंडिया ने आसियान कंट्रीज के साथ यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ साल 2010 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था। वहीं अगर बात की जाए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की, तो इंडिया had a comprehensive economic cooperation agreement with Singapore and Malaysia in year 2005 and 11 respectively. India has comprehensive economic partnership agreement with South Korea, जापान, मॉरिशस एंड यूएई। तो जो सबसे लेटेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने साइन किया है वो है यूएई के साथ इन ईयर 2022। देखिए, अलग अलग तरह के इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स है जैसे कि एफटीए, सीईसीए या सीईपीए से फ़ायदा क्या होता है।
इससे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, भारत की कंपनियों को मौके मिलते हैं अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के लिए, तो इंटरनेशनल मार्केट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है। साथ ही साथ जो फॉरेन के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन मार्केट में अवेलेबल होते हैं एट ए चीपर रेट, तो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट चीपर रेट, तो भारत के कस्टमर्स को फ़ायदा होता है। बट नेगेटिव्स भी काफ़ी सारे हो सकते हैं इस तरीके के इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के। सबसे पहले तो एक डर रहता है कि इंपोर्ट सर्ज हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे फॉरेन प्रोडक्ट्स भारत में इंपोर्ट होने लगेंगे, तो डोमेस्टिक कंपनियों को नुकसान हो सकता है, दे माइट लूज बिजनेस। इससे भारत का जीडीपी भी नीचे जा सकता है। अगर ज़्यादा इंपोर्टेड आइटम्स भारत में आने लगे, देश के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाएगा और जीडीपी नीचे जा सकता है। रेट ऑफ डंपिंग इज ऑल्सो देयर, डंपिंग वेयर अ फॉरेन कंट्री स्टार्ट सेलिंग their local product at massive level in some other country. And how they do that? By reducing price excessively, by giving deep discount just in order to capture the foreign market. डंपिंग का मतलब टेक्निकल डेफिनेशन तो ऐसा है कि जब एक देश दूसरे देश में सामान बेचने लगे एट ए प्राइस लोअर देन द प्राइस दैट इट पुट्स इन इट्स ओन कंट्री। फॉर एग्जांपल, चाइना से डंपिंग का हमेशा ही खतरा रहता है। चाइनीज कंपनियां भारत के मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं, इसलिए वो चाइना में जिस रेट पे सामान बेचती हैं उससे भी सस्ता सामान भारत में बेचते हैं ताकि भारत के मार्केट को कैप्चर कर लें। तो ये होता है डंपिंग। तो डंपिंग का डर हमेशा ही लगा रहता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया दूसरे देश के साथ, तो हो सकता है कि वहां की कंपनियां डंपिंग करना शुरू कर दें। यही तो कारण है कि भारत ने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज देयर वाज थ्रेट ऑफ डंपिंग बाय चाइना। I told you there will be threat for local manufacturers, GDP may suffer. And too many economic cooperation agreements sometimes also leads to a phenomena जिसको नाम दिया गया है spaghetti bowl phenomena. क्या है spaghetti bowl phenomena, वो भी समझिए। This was highlighted by Economic Survey 2016. उसने कहा था कि बहुत सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने से अननेसेसरी कंफ्यूजन होता है। जैसे वो स्पैगेटी बॉल में अलग अलग नूडल्स के थ्रेड्स रहते हैं, स्ट्रैंड्स रहते हैं, वैसे ही अननेसेसरी इतने सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड समटाइम्स इट इज काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो। रादर देन प्रमोटिंग ट्रेड्स, इट क्रिएट्स कंफ्यूजन एंड इट हैम्पर्स ट्रेड। सो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ टू मैनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एफटीए, सीईसीए एंड सीईपीए, इवैल्यूएट देयर सिग्निफिकेंस इन शेपिंग इंडियाज ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। तो कुछ इंपॉर्टेंस बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह बता दीजिए, उनके फायदे बता दीजिए। जैसे इंडिया और आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। भारत और आसियान देशों के बीच में ट्रेड जो है वो 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा है इन 10 ईयर्स आफ्टर साइनिंग ऑफ दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सब कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करके इस आंसर को डेवलप कर सकते हैं। बाकी तो हिंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको और चीज़ें समझ आ ही जाएंगी। जितना हमने डिस्कशन किया है उतना भी काफ़ी है इस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए। सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इन स्पेस टू प्रमोट प्राइवेट प्लेयर्स फॉर GSAS. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Science and Technology point of view. सबसे पहले समझते हैं इन स्पेस है क्या। इन स्पेस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक ऑर्गेनाइजेशन है। इनफैक्ट भारत सरकार के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसने इन स्पेस को बनाया है। इन स्पेस को क्यों बनाया गया है, काम क्या है इसका? इसका मुख्य काम है स्पेस सेक्टर में प्राइवेट एंटिटीज को, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। देखिए, स्पेस एक्टिविटीज अभी तक ज्यादातर इट इज टेकन अप बाय इसरो, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज प्रीमियर स्पेस रिलेटेड एजेंसी। लेकिन जैसे यूएस के अंदर देखिए कई सारे प्राइवेट सेक्टर के भी स्पेस रिलेटेड एजेंसीज हैं, मेनली से स्पेसएक्स हो गया, अमेजन हैज बीन एंटरिंग इनटू दैट, देयर इज कंपनी लाइक ब्लू ओरिजिन। तो इस तरीके के प्राइवेट सेक्टर, एक पूरा इकोसिस्टम काफी डेवलप्ड है यूएस के अंदर, जहां पे जो उनकी प्रीमियर स्पेस एजेंसी है नासा, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने पे फोकस करते रहती है, नए नए टेक्नोलॉजीज को। और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसमें जो रेगुलर वर्क करना है, मतलब जो प्रोडक्शन वर्क करना है,
वो काम प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ है अमेरिका के अंदर स्पेस सेगमेंट में। भारत के अंदर भी ऐसी ही कोशिश की जा रही है कि इसरो शुड बी फोकसिंग ऑन डेवलपिंग कटिंग स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड द प्राइवेट बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन शुड टेक अप द रेगुलर स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज। तो इससे क्या है, स्पेस सेक्टर थोड़ा डेमोक्रेटाइज होगा, स्पेस सेक्टर हमारा जो है वो डायनेमिक बनेगा। तो इसी मकसद से ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है इन स्पेस टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। इट ऑल्सो फोकसेज ऑन ease of access to प्राइवेट सेक्टर फॉर यूजिंग इसरो फैसिलिटीज। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के स्पेस रिलेटेड कोई एजेंसी है, उसको इसरो का कोई फैसिलिटी चाहिए फॉर डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी या डूइंग सम टेस्ट एक्टिविटीज, तो ये भी इन स्पेस के थ्रू उन प्राइवेट सेक्टर को ये फैसिलिटीज मिलती हैं। तो सरल भाषा में आप कह सकते हैं कि इन स्पेस बनाया गया है ताकि भारत के स्पेस सेक्टर को डायनेमिक बनाया जाए, हमारे इकोसिस्टम को और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाए, ताकि भारत स्पेस फील्ड में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाए। अब करंट न्यूज़ पे आते हैं। तो इन स्पेस ने, ये जो भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस, इसने हाल फिलहाल में प्राइवेट सेक्टर्स को सजेस्ट किया है कि इनको जी सैस मार्केट में भी इंटर करना चाहिए। जी सैस मार्केट है क्या, वो समझते हैं। जी सैस स्टैंड्स फॉर ग्राउंड स्टेशन एज अ सर्विस। तो देखिए, जब भी कोई सैटेलाइट स्पेस में भेजा जाता है, तो सैटेलाइट जो डेटा रिले करेगा, उस डेटा को कैप्चर करने के लिए भी तो कोई ग्राउंड पे स्टेशन चाहिए। अब हर बार एक नया ग्राउंड स्टेशन बनाया जाए फॉर ए न्यू सैटेलाइट, ये तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हुआ नहीं। तो इससे अच्छा है कि इन स्पेस ने सजेस्ट किया है कि प्राइवेट जो स्पेस रिलेटेड कंपनियां हैं, वो सिर्फ सैटेलाइट वगैरह बनाने तक फोकस ना करें, वो इस मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इस बिजनेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वो ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस प्रोवाइड करें। एक ग्राउंड स्टेशन बना दो एंटीना वगैरह लगा करके, और जब भी कोई सैटेलाइट भेजा जाए, तो उस सैटेलाइट का जो डेटा कैप्चरिंग का सर्विस है, और कैप्चर करके फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करना, रिसीव करके ट्रैक करना, और फिर उस सैटेलाइट को कमांड भेजना, ये तमाम सर्विस आप प्रोवाइड करो। मैं सरल भाषा में कह रहा हूँ, इसरो ने जैसे कोई सैटेलाइट भेजा, अब उस सैटेलाइट को कमांड भेजना आगे से, उस सैटेलाइट से आने वाले डेटा को रिसीव करना, ये सारे सर्विसेज के लिए एक अलग से ग्राउंड स्टेशन चाहिए। वो ग्राउंड स्टेशन इसरो क्यों बनाए, कोई प्राइवेट एजेंसी बना दे, और वो प्राइवेट एजेंसी कुछ पैसा लेकर के इसरो को ये सर्विस दे दे उसके सैटेलाइट के लिए। तो इससे एक प्रॉपर मार्केट भी डेवलप हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले स्पेस एजेंसीज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी खुल जाएगी। तो ये सजेस्ट किया है इन स्पेस ने कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले स्पेस एजेंसीज दे शुड लुक फॉर ग्राउंड स्टेशन एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल। तो इंस्टीड ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ओन ग्राउंड स्टेशन, सैटेलाइट ऑपरेटर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज दिस शेयर्ड फैसिलिटी ऑफर्ड बाय जीसैस प्रोवाइडर्स। इट विल ऑप्टिमाइज कॉस्ट। हाउ जीसैस विल वर्क, it facilitates it will provide facilities equipped with antennas, communication system that will connect with satellites, and it will provide services like data reception, tracking of the satellites and command given to the satellite. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज। This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक्सरेज के बारे में बात करने से पहले एक जनरल बातचीत कर लेते हैं अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते क्या है? दीज आर वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेव की तरफ मूव करता होता है, और उसके 90 डिग्री पे, राइट एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड एक वेव की तरफ फ्लक्चुएट करता रहता है। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नेचुरल तरीके से भी डेवलप होते हैं, जहां पे भी चार्ज होगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स होंगे, दैट लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी, फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रिसिटी लीड्स टू क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचुरल सोर्सेज भी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जब चार्ज पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं क्लाउड के अंदर, सो दे लीड टू पासिंग ऑफ चार्जेस, जिसको हम लोग कहते हैं थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी जनरेट होते हैं। अर्थ ऑल्सो एक्ट्स एज अ ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के अंदर आपको बताया गया होगा बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में कि अर्थ के अंदर आयरन और निकल है, नीफे लेयर, एंड आयरन और निकल टुगेदर इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फिर मैग्नेटिक कॉम्पास काम करता है और हमें डायरेक्शन बताता है। कई सारे बर्ड्स भी इस मैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब रिसीव कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से दे मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे अमूर फाल्कन बर्ड की बात की जाए तो वो सर्दी के दिनों में साइबेरिया से निकलता है और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नागालैंड, मणिपुर में थोड़े दिन हॉल्ट करता है, फिर वो जाता है अफ्रीकन कंट्रीज में, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। तो जब नॉर्थ में सर्दी होती है तो वो साउथ में चला जाता है, सदर्न हेमिस्फेयर में, और जब फिर नॉर्थ में गर्मी आती है तो वो लौट करके चला आता है ब्रीडिंग करने के लिए। कैसे वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है बिना डेविएट हुए? दे डू इट बाय कैप्चरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रीच्ड बाय द अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द अर्थ, और इस तरीके से वो अपने नेविगेशन को मैनेज करते हैं और वो डेविएट नहीं होते। तो पॉइंट इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नेचुरल भी हैं बट ह्यूमन मेड भी हैं। इंसान भी आप इलेक्ट्रिसिटी को फ्लक्चुएट करा करके कई सारे अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्रिएट कर सकता है। जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स में इनका इस्तेमाल होता है, एमआरआई वगैरह करने के लिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जैसे घर के अंदर जो माइक्रोवेव वगैरह होता है वो ह्यूमन मेड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल फोन, टीवी सेट, रेडियो, इन सब में भी ह्यूमन मेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल होता है। तो अब अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में समझते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड जो होगी दैट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट इज ऑल्सो इनफैक्ट जो विजिबल लाइट है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओनली। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एंड वाइस वर्सा, जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। सो फॉर एग्जांपल देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। इनकी वेवलेंथ है ज़्यादा तो इनकी फ्रीक्वेंसी है कम। फिर विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, इधर की जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनकी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादा तो इनका वेवलेंथ है कम। वेवलेंथ देखिए, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कह सकते हैं वेवलेंथ। तो हाइयर द फ्रीक्वेंसी लोअर द वेवलेंथ, लोअर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द वेवलेंथ। वाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू द स्पीड विच इज कॉन्स्टेंट, दैट इज 3 × 10⁸ अब अलग अलग तरह के जो वेव्स होते हैं जैसे रेडियो वेव्स, उनका किन किन चीज़ों में काम आता है? दे आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी। तो ब्लूटूथ डिवाइसेस, वाईफाई में भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। ये सब याद रखिएगा। ऐसे प्रश्नों पूछ सकते हैं ना कि वाईफाई में कौन से वेव्स इस्तेमाल होते हैं। तो वाईफाई में जो घरों पे हम इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कह लीजिए ब्लूटूथ डिवाइसेस में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। बाकी इंफ्रारेड रेडिएशंस का भी इस्तेमाल होता है फॉर थर्मल इमेजिंग। तो हीट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से जब इमेजेस निकालने की कोशिश की जाती है। विजिबल लाइट ऑफ कोर्स ये हमें देखने में मदद करते हैं। विजिबल लाइट्स आर ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, विबग्योर जिसको हम लोग कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड। अब वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड,
राइट, विबग्योर। फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दे आर यूज्ड फॉर स्टेरलाइजेशन पर्पस इन मेडिकल फील्ड। उसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। एक्सरेज, एक्सरेज ऑफ कोर्स यू नो, इट हेल्प्स इन मेडिकल इमेजेस। और उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले होते हैं गामा रेडिएशंस, वेवलेंथ उनकी काफ़ी कम होती है। एकदम न्यूक्लियर लेवल पे इनकी रेडिएशंस होती है, मतलब बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। तो गामा रेडिएशंस आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट। अब छोटा सा न्यूज है, एक्सरेज को डिस्कवर किसने किया? एक्सरेज को डिस्कवर किया विल्हेम रॉन्टजन ने। ही डिस्कवर्ड एक्सरेज इन 1895 while working in his laboratory in Germany. उनके एक्सरे के डिस्कवरी के बाद मेडिकल फील्ड पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज हो गया। अब कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी के अंदर तो हम लोग एक्सरे करके तुरंत देख लेते हैं हमारे डॉक्टर्स कि कहाँ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो एक्सरेज हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड मेडिसिन फील्ड फॉर एवर। और रॉन्चन के इस डिस्कवरी के लिए उनको पहला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। जब पहली बार नोबेल प्राइज देना शुरू किया गया तो द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1901 was given to William Röntgen for his discovery of X-rays. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड फिशरीज डे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 21 नवंबर यानी कि आज का दिन हम लोग वर्ल्ड फिशरीज डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। और भारत में वर्ल्ड फिशरीज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है अंडर थीम दैट इज इंडियाज ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है हमने। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट समोसा कॉकस। क्या है समोसा कॉकस वो समझते हैं। देखिए, ये एक इनफॉर्मल टर्म है, कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है। दैट इज यूज टू रेफर इंडो अमेरिकन लॉ मेकर्स। तो जो अमेरिका के अंदर जो उनकी कांग्रेस है, वो उनके लॉ मेकिंग बॉडी, उनके पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। तो उनके पार्लियामेंटेरियंस को कांग्रेसमैन भी कहते हैं। ठीक है, तो अमेरिका के कांग्रेसमैन जो इंडियन ओरिजिन के हैं उनको इनफॉर्मली कभी कभार समोसा कॉकस भी कह दिया जाता है। समोसा जो वही समोसा है जो भारत के अंदर स्नैक्स के तौर पे काफ़ी पॉपुलर है। तो इंडियननेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन ओरिजिन के जो लॉ मेकर्स हैं यूएस कांग्रेस के अंदर, उनको कह दिया जाता है समोसा कॉकस। मौजूदा टाइम में देर आर 6 मेंबर्स ऑफ दिस समोसा कॉकस। ये 6 मेंबर्स, इनके नाम ऐसे हैं, कुछ सबका नाम रटने की जरूरत नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं राजा कृष्णमूर्ति साहब को, समोसा कॉकस टर्म इन्होंने ही जनरेट किया था। ही कॉइंड दिस टर्म समोसा कॉकस इन द ईयर 2018। तो ही हिमसेल्फ इज पार्ट ऑफ दिस समोसा कॉकस करेंटली। ऐसा प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लेकर के जो हमने आपको प्रश्न दिया था, एक्सक्लूसिवली के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बायोफ्यूल कैन बी यूज्ड फॉर अदर सेक्टर्स आल्सो। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर। बीमा सुगम पोर्टल, अगेन एक्सक्लूसिवली वर्ड के कारण दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली डेवलप्ड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीस प्राइज डैनियल बॉर्नमैन एंड अली अबू अवार्ड को मिला है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।